हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की वीडियो रहेगी इसमें हम जो MCQs हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दे रखा है कि इकोनॉमिक्स इज़ द न्यूट्रल बिटवीन एंड्स इज सेड बाय। देखिए, जो स्टेटमेंट दी थी ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं सर लोइनेल रॉबिन्स, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो इकोनॉमिक्स है वो न्यूट्रल है बिटवीन द एंड्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की ये स्टेटमेंट इन्होंने दी सर जो लोइनेल रॉबिन्स थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा है which branch of the economic studies about the unemployment, illiteracy and the national income and taxes। देखिए, हमने पहले ही बता रखा है कि जो ये हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम का भी कैलकुलेशन करते हैं, टैक्सेस का, जो इलिटरेसी जो अनएम्प्लॉयमेंट है या इलिटरेसी रेट है, ये सब है हमारे किसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है व्हेन वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल दिस मेथड इज कॉल्ड एज। देखिए, ये क्वेश्चन है कि जो पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर होता है जो स्पेसिफिक होता है, जब स्पेसिफिक किसी माध्यम से हम जनरल साधारण की तरफ जाएंगे तो वो मेथड कौन सा कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। तो मैंने आपको क्लासेस में करवा चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स है वो एक क्या है, सोशल साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक क्या है, एक सोशल साइंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखिए क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन देखिए 6th नंबर द बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट टेक्निक्स टू अचीव। देखिए, कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी बिजनेस है, मैनेजमेंट है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। देखिए सर, मैंने आपको बताया है कि टोटल जो हमारा रेवेन्यू है उसको हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और जो किसी भी कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो क्या करना चाहते हैं, वो कम करना चाहते हैं, टोटल रेवेन्यू को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस यूनिट। और कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है या कोई भी इंडस्ट्री है उसका ये भी एक मोटिव रहता है कि वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो इसके तीनों ही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दी अबो जो इसका ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है जी, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेलफेयर गोल टू द सोसाइटी बाय द फर्म। देखिए क्या है कि जिसमें वेलफेयर गोल्स है ना, वो कौन कौन से हैं, तो वेलफेयर गोल्स जिसे है कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, ये वेलफेयर गोल्स रहेगा, या क्या है, चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स हैं, मेंटेनिंग पार्क्स हैं, ये सब क्या है, वेलफेयर गोल्स होंगे किसी भी सोसाइटी के। लेकिन लिविंग वेजेस है, ये क्या है, वेलफेयर गोल्स नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक नीड रहती है किसी भी व्यक्ति की, वो काम करता है उसके बदले उसको क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वो दे रखा है विच इज़ नॉट द अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, जो कर्व होता है पीपीसी कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं क्या, कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो दिए गए होते हैं। जो पीपीसी कर्व होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो क्या है, दिए हुए साधनों से प्रोडक्शन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाएगा। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो इनपुट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे कि इसके अंदर हम बोलें कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो कितने हैं, इनपुट्स हमारे पास हैं जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 100 यूनिट्स क्या है,
100 यूनिट्स हैं हमारे पास लेबर, ठीक है, और हम बोलें कि हमारे पास 100 यूनिट्स ही क्या हैं, हमारे पास क्या है, कैपिटल, ठीक है, और इन दोनों का यूज़ करके हम कितनी क्वांटिटीज़ बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स का क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपीसी कर्व यही होता है जो दिए हुए साधनों में हमारे क्या करता है, प्रोडक्शन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाएगा। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है, ये बोल रहे हैं विच इज नोट द अजम्पशंस, क्या इसमें अजम्पशंस नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ये इसकी अजम्पशन होती है किसी भी पीपीसी कर्व की, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर गिवन, जो मैंने बताया रिसोर्सेज का जो क्या है अमाउंट है वो क्या है, दिया हुआ होता है। इसमें जो ऑप्शन जो इसका रहेगा वो रहेगा प्राइस ऑफ फैक्टर फ्लक्चुएट्स, ये इसमें इसका राइट रहेगा, ये इसकी अजम्पशन नहीं है क्योंकि जो उसके प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट्स नहीं करते, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ए डिसीजन इज नॉट प्रॉफिटेबल, कोई भी डिसीजन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल का मतलब है कि प्रॉफिट ज़्यादा, सॉरी प्रॉफिटेबल नहीं है ना, तो प्रॉफिट मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और हमारा जो रिवेन्यू है वो क्या है, कम है। तो इसमें यही है, इट इंक्रीजेज द कॉस्ट, क्या करता है, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और रिवेन्यू क्या रहेगा, कम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी डज नॉट इंक्लूड, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल एफिशिएंसी है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी है ये भी इसके इंक्लूड होती है, ठीक है। लेकिन एक टेक्निकल एफिशिएंसी है ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में क्या है, इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, what type of relationship exists between the price and the quantity demanded, देखिए ये बोल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्राइस ये हमारा क्या है, प्राइस ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है, जैसे मान के चलते हैं डी हमारा क्या है, डिमांड कर्व। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्राइस, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, एक तो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब कि प्राइस, जब प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिक क्या है, डिमांड क्या हो जाती है, कम, ठीक है। तो देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप, एक तो ये बात सही है, पॉजिटिव नहीं होगा। एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन भी, ये बात भी सही है कि इन दोनों के बीच क्या है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जो ए एंड बी है ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डैश रिप्रेजेंट्स द टेबुलर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द गिवन ऑफ द पीरियड। देखिए तो इसका जो आंसर होता है वो होती है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। डिमांड शेड्यूल एक तरह की क्या है, टेबल को हम बोल देते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि किसी भी वस्तु का प्राइस यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले ली, क्वांटिटी। जब प्राइस 1 रुपये था तो हम कितनी यूनिट खरीद रहे थे, 5। जब प्राइस कितना हो जाता है, 2 रुपये हो जाता है तो हम कितनी यूनिट खरीद रहे हैं, 4, ठीक है। जब प्राइस 3 रुपये हो जाता है तो हम कितनी यूनिट खरीद रहे हैं, 2। तो देर जो क्या करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या करता है, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। मांग तालिका बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर ए गुड अक्योर्स इन द रिजल्ट ऑफ। ये मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये किसके कारण होता है, जब हम वस्तु की प्राइस के अंदर चेंज करते हैं। किसके अंदर चेंज करते हैं, वस्तु की प्राइस में चेंज किया जाता है तो हमारा क्या है, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। जो मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या हो जाता है, डिमांड कर्व, ठीक है। ये देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी, प्राइस था यहाँ पे 5 रुपये, यहाँ पे प्राइस था 10 रुपये। 10 रुपये प्राइस था जब हम यूनिट खरीद रहे थे 50,
₹5 हो गया तो हमने यूनिट खरीदनी स्टार्ट कर दी 100। ठीक है, पॉइंट ए से बी है। ठीक है, देखिए जब हमारी क्या है, जब प्राइस ₹10 था तो हमने 50 यूनिट खरीदी, जब प्राइस कम हो गया तो हमने 100 यूनिट खरीदी। तो पॉइंट ए से यदि हम बी पर जाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाएगा कि डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहेगा, बी पॉइंट से ए की तरफ अगर यदि हम जाएंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये कारण हो रहा है प्राइस के अंदर क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ द गुड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, एन एक्सपेक्शनल डिमांड कर्व इज द वन दैट मूव्स। ठीक है, जो एक क्या होता है, देखिए एक तो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है। ठीक है, नॉर्मल डिमांड कर्व क्या होता है, देखिए नॉर्मल डिमांड कर्व बना लेते हैं पहले हम। वो क्या करता है, डाउनवर्ड जाता है और ये डाउनवर्ड जाता है राइट से लेफ्ट। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल बोल रहा है, एक्सेप्शनल होता है इसका उल्टा, तो ये अपवर्ड राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड टू द राइट। ठीक है, जिसको हम सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं। जो सप्लाई कर्व है ना वो हमारा अपवर्ड राइट होता है। ठीक है, और डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या रहेगा, इन द केस ऑफ द गिवन गुड्स ए फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू। देखिए क्या था, गिवन गुड्स का मैंने आपको बताया है, गिवन गुड्स क्या है, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं। जब इसके अंदर क्या होता है, फॉल इन इट्स प्राइस, जब इनका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, गिवन गुड्स का फॉल्स करता है, गिवन गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो गिवन गुड्स क्या करेंगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका रिड्यूस द डिमांड। तो वो डिमांड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड ऑफ द गुड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए जब मैंने आपको जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी करवाया था डिमांड वाले चैप्टर में, उसमें मैंने आपको 5 तरह की इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहली तो थी परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक को हम बोलते हैं 0। ठीक है, एक थी परफेक्टली इलास्टिक जिसको हमने इन्फिनिटी की फॉर्म में लिया था, एक थी यूनिटरी जिसको इकाई, और एक थी इकाई से कम। ठीक है, और एक थी इकाई से अधिक। ठीक है, तो सॉरी ये इकाई से कम है, ये इकाई से अधिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जब हमारी क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, परफेक्टली इन इलास्टिक रहती है, तो हमारी क्या रहेगी, 0 के बराबर रहेगी भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए द डिमांड ऑफ द नेसेसिटीज इज यूजुअली, देखिए नेसेसिटीज का मतलब क्या है, जो अति आवश्यक चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे सोल्ट। ठीक है भाई, सोल्ट का ले लेते हैं एक बार, जैसे नमक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसका प्राइस 30 रुपये है मान के चलिए मार्केट के अंदर, तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं घर के अंदर, मान के चलिए 1 kg हम क्या है कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्राइस बढ़ के कितने रुपीज़ हो जाता है, इसका प्राइस बढ़ के हो जाता है 40 रुपीज़। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मांग का नियम हमें यही बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं होता, हम फिर भी लगभग 1 किलो के नमक ही खाते हैं और ख़रीदते भी हैं। क्यों, इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जो इनकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, हाईली इनइलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड टू द चेंज इन द इनकम इज नोन एज। ठीक है, देखिए जो इनकम से रिलेटेड जो डिमांड में चेंज होता है वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब एक व्यक्ति की, यहाँ पे हम यहाँ पे फिर क्या लेंगे, इनकम, और यहाँ पे लेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, मान के चलिए यहाँ पे 5000 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 की 5000 है, तो हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं कितनी, मान के चलिए हम 50 क्वांटिटी किसी चीज़ की खरीद रहे हैं। ठीक है, जब हमारी क्या हो जाती है, इनकम हमारी क्या हो जाती है, तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा, ये हमारा पॉइंट
आ जाएगा। ठीक है, यदि हमारी इनकम कितनी हो जाती है 3000, तो हम कितनी स्टार्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, चीज़ें कम खरीदेंगे, इनकम कम होगी तो हमारा पॉइंट ये आ गया बी। तो जो ये है ये पॉजिटिव होती है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉर्म ऑफ जो नॉर्मल गुड्स है। किसके केस में बोलेंगे हम, जो नॉर्मल गुड्स होंगी उसके केस में हमारी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए मैंने आपको बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। जैसे कि इन्होंने परसेंटेज मेथड दे रखा है, पॉइंट्स मेथड दे रखा है, ठीक है, या नन ऑफ दीज। इसमें देखिए ऑप्शन ही गलत है ये, विच वन फॉलोइंग इज नोट ए मेथड, सॉरी इन्होंने मेथड, कौन सा मेथड नहीं है। तो इसके अंदर हमारा परसेंटेज मेथड भी होता है, ठीक है, परसेंटेज मेथड भी होता है, पॉइंट्स वाला भी होता है, ठीक है। एक यहाँ पे एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होना चाहिए था भाई, TE, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, तो ये भी होता है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन रह गया हमारा वो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है 20 नंबर कि गुड, एक वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो एक वस्तु हमेशा नेगेटिव होगी, ये भी नहीं है, पॉजिटिव होगी, ये भी नहीं है। तो एक वस्तु है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है भाई। एक गुड इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को, गुड का तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका ये रहेगा भाई, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉस इलास्टिसिटी होल्ड्स गुड। हाँ ये है भाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे था कि ये है ना मिस प्रिंट की वजह से हो सकता है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होती है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बारे में पूछ रखा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो सकती है हमारी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे था एक क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद देखिए एक बार 21 का, डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए जो डिमांड की फोरकास्टिंग है वो किस किस बेसिस पे होती है, तो लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, टाइम पीरियड, नेचर ऑफ गुड्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा भाई वो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो आप ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच इज नॉट ए स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस हम करते हैं, रेग्रेशन मेथड भी इसके अंदर यूज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर सर्वे है ये इसके अंदर हम यूज नहीं करते, स्टैटिकल मेथड ये नहीं है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन इकोनॉमिक डिसीजंस एवरी वेरिएबल इन्फ्लुएंस एवरी अदर वेरिएबल्स इन द अंडरलाइंग एजेंसम ऑफ, ठीक है। तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए टाइम सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू। जो टाइम सीरीज है उसको हम कैलकुलेटेड कैसे करते हैं, तो जो लीडिंग सीरीज है, कोइंसिडेंस सीरीज है, लॉगिंग सीरीज है, उन सभी का प्रयोग करके क्या है हम इसका कैलकुलेटेड करते हैं टाइम सीरीज का। ये स्टैटिकल के स्टैट्स के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ए साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है वो क्या क्या फॉलो करती है, एक को छोड़कर, ठीक है। तो एंडोजीनियस भी आएगा इसके अंदर, एंडोजीनियस भी आते हैं, एक्सोजीनियस भी आते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशन भी, जो अनडिफाइंड इक्वेशंस होंगी वो नहीं आएंगी भाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द लॉ विच स्टडीज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये बोल रहा है कि प्राइस के अंदर और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कैसा रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशन हो। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब पॉजिटिव रिलेशन, ये वाला रिलेशन हो भाई, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी बढ़ रही है, डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ रही है, घट रहा है तो घट रही है। तो ऐसा क्या होता है, जो सप्लाई होता है, लॉ ऑफ सप्लाई,
उसमें हमारा ऐसा रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन